हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे बच्चों, यानी कि व्हाट इज कंसिडरेशन। तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, कंसिडरेशन के रूल्स पढ़ लिए। अब आज हम डिस्कस करेंगे सूट बाय ए थर्ड पार्टी। तो कल देखिए एक रूल आया था, और वो रूल था कि देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, बट देयर कैन नॉट बी ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इस रूल का क्या मतलब है? तो भैया इस रूल का मतलब ये है, अरे नहीं भाई विनोद नहीं है ये, आप लोग तो बस। तो इस रूल का मतलब ये है कि जो कंसिडरेशन है वो थर्ड पार्टी दे सकती है। थर्ड पार्टी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एक आउटसाइडर है, तो वो कंसिडरेशन पे कर सकती है, वो कंसिडरेशन दे सकती है। लेकिन आउटसाइडर एनफोर्स नहीं करा सकता, आउटसाइडर स्यू नहीं कर सकता। तो आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओनली पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट can enforce the contract. यानी कि stranger means third person, third party means a person who is not party to contract, has no right or obligation under the contract. तो बेटा मान लो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी कैसा भी, तो जो सी है हु इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ना तो वो एनफोर्स करा सकता है, ना उसकी कोई लाइबिलिटी होगी, ना उसका कोई राइट होगा, ना उसकी कोई ऑब्लिगेशन होगी। राइट मतलब अधिकार, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी। सर इफ सपोज आप और आपके दोस्त ने आपस में एग्रीमेंट करा और मेरे को लेके किसी बात का एग्रीमेंट करा, जबकि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हूं, तो बच्चों मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल भी बाउंड नहीं हूं। ना तो आप मुझ पे स्यू कर सकते हो, ना मैं आप पे कर सकता हूं, राइट? बिकॉज आई एम नॉट ए पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स। तो अगर बेटा ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो सी इज एन आउटसाइडर, ही इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका कोई अधिकार या कोई ड्यूटी या कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सपोज ए एग्रीज विद बी दैट ही विल पे 10,000 रुपीज पर मंथ टू सी। ए ने बी से समझौता किया, बी से एग्रीमेंट करा कि वो ए जो है वो हर महीने 10,000 रुपए सी को देगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी सी को भी दी गई, बट यू नो सी कैन नॉट एनफोर्स इट। अगर कल को ए पैसा नहीं देता है तो सी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सी इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सी कौन है भैया? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो दिस थिंग इज नोन एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि ए और बी का पर्सनल मैटर है, उनका प्राइवेट मैटर है, सी से कोई मतलब नहीं। भले ही they created a contract for paying an amount to C,
बट सी कैन नॉट एनफोर्स इट। अब आपको सर वो चिन्नैया रमैया में क्या हुआ था, उसमें तो ऐसे ना बेटा, उसमें जो आंटी थी उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दी और इसके बदले में मामा से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मामा से हुआ था, मामा वॉज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर। प्रिविटी वाला रूल वहां नहीं लग रहा था। तो प्रिविटी का मतलब है जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन लोगों का पर्सनल मैटर है, एन आउटसाइडर कैन नॉट एनफोर्स। ओके, लेकिन बच्चों दिस रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शंस, यानी कि इन फॉलोइंग केसेस a person who is not party to contract can enforce the contract। ये लीजिए सर, यही लॉ है, सीधे सीधे चलती है फिर वापस आ जाती है, फिर आगे चलती है फिर वापस आ जाती है। थोड़ा बहुत अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज हो बच्चों, तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सीधे सीधे चलते हैं फिर वापस आ जाते हैं। देखो वैसे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है सर, अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो उल्टा थोड़ी चलने लगेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर और उसको वो सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, हिंदी में वक्री कहते हैं। और वक्री मतलब रिवर्स होने लगता है, बकरी वो वाली नहीं यार, वक्री, वाह फिर का फिर आधा रा वो नीचे लगाते हैं, क्री वक्री। सो दैट मीन्स रिवर्सल हो रहा है। अब एस्ट्रोलॉजी आपने नहीं पढ़ा हो तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एनीवे, हम लोग एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, कभी टाइम मिला तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिलहाल पॉइंट ये था कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड सपोज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ए एग्रीज दैट ही विल पे सर्टेन मनी टू सी, बट बिकॉज सी इज नॉट ए पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, सी कैन नॉट एनफोर्स। तो कल को अगर ए पैसा नहीं देगा तो सी सूट फाइल नहीं कर सकता। सी का इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बच्चों कोई राइट नहीं होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि वो दिस इज प्रिविटी। प्रिविटी मतलब थर्ड पर्सन कैन नॉट स्यू, देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स। क्लियर है ना बिल्कुल? सो लेट अस स्टार्ट द एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस हैं सर? इस चीज को हम अभी देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा इसको पढ़ लें। लिखा है, लिखिए, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन कोई और दे सकता है, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन में था व्हेन इट द डिजायर द प्रोमिसर द प्रोमिसर एनी अदर पर्सन, वहां था। तो कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, बट थर्ड पार्टी यानी जो आउटसाइडर है वह स्यू नहीं कर सकता। ओनली ए पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू दैट। एग्जाम्पल, P who is indebted to Q sells his property to R promises to pay amount to Q। सर इन लोगों के नाम बदल लेते हैं। P who is indebted to Q sells his property to R promises to pay the amount to Q, लेकिन Q से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट P और R के बीच में हुआ। इसने प्रॉपर्टी बेची और ये तय हुआ कि R इसका पैसा पे कर देगा, बट ये इसने इसको प्रॉमिस किया, इसको नहीं किया बच्चों। In such case, Q has no right to sue because R is a stranger to contract। मतलब यहाँ पे Q होना चाहिए बच्चों, Q is a stranger to, इसको ठीक कर लीजिएगा।
तो क्यू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं स्यू कर सकता। हाँ, ये पैसा नहीं देगा, पी कैन फाइल ए सूट, बट क्यू से क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ। नाउ दिस रूल स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू इज नोन एज प्रिविटी। इसी चीज को प्रिविटी कहते हैं। एक्सेप्शन प्रिविटी नहीं। प्रिविटी मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल है, पी और आर का है, तो क्यू कैन नॉट, दिस इज प्रिविटी। मतलब बाहर के लोग बाहर रहें, तुम्हें कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट है। लेकिन दिस रूल इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। इन अदर वर्ड्स, इवन ए स्ट्रेंजर may enforce a claim in following situations. तो बच्चों, what are the situations? Now let us discuss these situations. ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड है, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर ये क्या हुआ। सर, बेनिफिशियरी कैन sue in case of trust. तो ट्रस्ट के केस में अगर कोई ट्रस्ट बनाया गया है तो जो बेनिफिशियरी है वो सूट फाइल कर सकता है फॉर हिज बेनिफिट, जबकि ही इज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन स्यू, क्योंकि एक्सेप्शन है बच्चों। अब आप कहोगे सर ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट ये होता है, देखिए, एक होता है ट्रस्ट में सेटलर। सर, जो ट्रस्ट बनाता है सेटलर, राइट, जिसने सेटल किया। दूसरा बंदा होता है ट्रस्टी, एंड देयर कैन बी सम बेनिफिशियरी जिनको बेनिफिट मिलना है। मैं समझाता हूं। एक मिस्टर एक्स है और सपोज उन्हें कोई टर्मिनल इलनेस हो गई, कोई ऐसी बीमारी हो गई कि 2-4 महीने ही बचे हैं उनके पास में। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रस्टी बनाया और अपना सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को दे दिया, ट्रस्ट बना, विद द कंडीशन कि ही विल मैनेज द बिजनेस, ही विल रन दैट बिजनेस, ही विल मैनेज द प्रॉपर्टी, और एज ए ट्रस्टी, ओनर नहीं, मालिक नहीं है वो ट्रस्टी है। उसका काम है ट्रस्ट की देखभाल करना, और इस काम के लिए इसको सैलरी मिलेगी। और जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, मिस्टर एक्स की एक डॉटर है, छोटी बच्ची है, 7 ईयर्स, ओके, और जब ये 18 ईयर्स की हो जाएगी तो ये ट्रस्टी सब कुछ इसको दे देगा। दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट इज ट्रस्ट। सर, जिसने ट्रस्ट बनाया उसको सेटलर या ऑथर कहते हैं, जिस पर भरोसा किया उसको ट्रस्टी कहते हैं, और जिसके बेनिफिट के लिए उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। अब ये हो गए इस डॉटर के फादर, जो कि टर्मिनल इलनेस है, मतलब 2-4 महीने बचे इनके पास, छोटी बच्ची है, और देयर इज ए ट्रस्टी। एक ट्रस्टी है, एक मिस्टर एक्स का दोस्त है, जिसको मिस्टर एक्स ने विश्वास के अंतर्गत, ट्रस्ट के अंतर्गत सब कुछ दे दिया कि यू मैनेज माई प्रॉपर्टी, यू मैनेज माई बिजनेस एंड यू विल गेट सैलरी फॉर दैट। तो इसी में से लेता रहेगा वो। और आफ्टर द डॉटर, व्हेन द डॉटर बिकम्स मेजर, ही विल ट्रांसफर एवरीथिंग टू द डॉटर। क्लियर है पॉइंट? नाउ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ? एक्स और वाई। शी इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो छोटी बच्ची है, वैसे भी इसकी कोई महत्व तो नहीं है। अब जब ये बड़ी हुई, मेजर हो गई, पिताजी तो चल बसे कब के, ट्रस्टी सब कुछ संभालता रहा, इसका भी ध्यान रखता रहा बच्ची का, और ये अंकल अंकल कहती थी, और क्या कहेगी। अब जब ये बड़ी हुई, 18 साल की हो गई, नाउ ट्रस्टी की ड्यूटी है कि सब कुछ इसे सौंप दे, और फिर अगर ये कहती है अंकल यू कंटिन्यू एज ए मैनेजर, वेरी गुड, और कहती है अंकल नमस्ते, तो नमस्ते, है ना। बट उसको सब कुछ इसको हैंड ओवर करना है, और बच्चों निश्चित बात है ये बेईमानी करेगा। इतने साल से ये बिजनेस मैनेज कर रहा है, चला रहा है, उसको देखभाल कर रहा है, सैलरी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सर हिंदी फिल्म की स्टोरी बन रही है,
और ये विलेन निकलेगा पक्का, और फिर ये हीरोइन बनेगी, और फिर एक हीरो की एंट्री होगी, और फिर ये बहुत मारेगा इसको, वो सब बाद में होगा। देखो फिल्मी कहानी मत बनाया करो हर बात पे, यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन एक्स एंड वाई। अब जब ये बड़ी हो गई, ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहा इसको, नाउ शी कैन फाइल ए सूट। डेफिनेटली यस, ये ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरी है बच्चों, वो ट्रस्टी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, भले ही दैट बेनिफिशियरी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। चल, आई होप क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट यानी पारिवारिक समझौता। एक तो ये वैलिड तभी होएगा जब ये राइटिंग में, अदरवाइज फैमिली सेटलमेंट इज नॉट वैलिड। घर में 10 बातें होती हैं, एनफोर्सेबल थोड़ी हो जाती हैं वो, परंतु अगर लिखित में है तो वैलिड है। दूसरी चीज, फैमिली मेंबर्स who are not party to contract can enforce the contract. सर एक मिस्टर एक्स थे, उनका एक सन था ए, एक सन था बी, और एक उनकी डॉटर थी से डी। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ए और बी दोनों भाई और ये उनकी बहन, जो भी प्रॉपर्टी थी वो इन्होंने आपस में पार्टीशन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बहन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, रहने दो, और प्रॉपर्टी इन दोनों ने आपस में बांट ली। बहन ने अपना शेयर नहीं मांगा, ठीक है। अभी शी इज अनमैरिड। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि जब बी की शादी होगी तो बी सारा एक्सपेंस करेगा और ये 25 लाख रुपए खर्च करेगा। ऐसा एग्रीमेंट है आपस में, आपको कोई दिक्कत नहीं। ए और बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स एंड एग्रीड कि बी जो है वो डी की शादी में 25 लाख रुपए खर्च करेगा। While D is not party to this contract, ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हुआ, बट यू नो D can get it enforced। अगर कल को B रिफ्यूज करता है तो D can get it enforced because it is a family settlement, it is in writing, so those family members who are not party they can enforce। ठीक है सर, चिन्नैया रमैया में इस केस को मत लगाइएगा। बोले वहां क्यों नहीं हो रहा था ये रूल? वहां बेटा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मामा जो है वो फैमिली मेंबर नहीं है इनके मदर और डॉटर के। सर फैमिली का अपना डेफिनेशन है, उसमें हम नहीं जा रहे अभी। क्लियर हो गया पॉइंट? थर्ड, सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अ फीमेल मेंबर कैन एनफोर्स प्रोविजन फॉर मैरिज एक्सपेंस मेड ऑन पार्टीशन ऑफ HUF। तो देखिए इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो फीमेल मेंबर्स हैं वो कह सकती हैं पार्टीशन ऑफ HUF के समय पे, पार्टीशन ऑफ HUF में कि एक्सपेंस ऑफ मैरिज का प्रोविजन किया जाए। सर इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल कि जो सर भाई लोगों ने पार्टीशन करा, तो इसमें अगर कोई ऐसा मैरिज एक्सपेंस का प्रोविजन है, जैसे 25 लाख रुपए की बात की थी। सर हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आदमी शादी वादी में खर्चा ज़्यादा कर देता है और बच्चों की एजुकेशन पे नहीं करना चाहता। तो अब व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट आई डोंट नो, बट वी लिव इन दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स में फीमेल मेंबर्स कैन से कि उसकी शादी के एक्सपेंसेस का प्रोविजन किया जाए और एनफोर्स करा सकती है वो उसको।
सर सिंपल है, आसान है। फोर्थ पॉइंट है असाइनमेंट के केस में असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए के डेटर से कई सारे लोग जिनसे इनको पैसा लेना है, से पी क्यू आर, और मिस्टर ए ने ये सारे अधिकार मिस्टर एक्स को बेच दिए कि यू रिकवर द मनी फ्रॉम पी क्यू आर, और उन्होंने अपने जो राइट्स थे वो असाइन कर दिए। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो ये असाइनर हो गया, ये असाइनी हो गया, ये डेटर्स है। नाउ द असाइनी हैज द राइट, नाउ द असाइनी हैज द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दीज डेटर्स, जबकि ही वॉज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसने इनको गुड्स बेची थी, इसको इनको पैसा देना था, बट नाउ असाइनी कैन रिकवर। तो इन केस ऑफ असाइनमेंट, जहां पे बच्चों असाइनमेंट हो रहा है, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस प्रकार से एनफोर्सिएबल हो सकता है। और उसकी सर थर्ड पार्टी, असाइनी कौन है? असाइनी इज थर्ड पार्टी, ही इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, लेकिन बच्चों असाइनी कैन रिकवर दैट अमाउंट। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया बच्चों। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल। आज देखिए नई नई टर्म्स आए, सो इट सीम्स टू बी लिटिल डिफिकल्ट, बट अगर आप दो बार ध्यान से देखोगे, सुनोगे, समझ आ जाएगा बच्चों। एस्टॉपल मीन्स एक्नॉलेजमेंट। सर एस्टॉपल का मतलब होता है अगर आपने कोई लाइबिलिटी स्वीकार कर ली, कोई जिम्मेदारी ले ली, तो बाद में फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा। एस्टॉपल हो जाता है, यू कैन नॉट रोल बैक। सपोज ए और बी, ए को बी के पैसे देने हैं, तो ए इज डेटर, बी इज क्रेडिटर। ए इज लाइबल टू पे सर्टेन अमाउंट टू बी। अब ए ने प्रॉपर्टी बेची सी को, सपोज, और सी एग्रीज टू पे टू बी। आपको से पिछले एग्जांपल में आपने मना कर दिया तो पैसे नहीं देगा, बेटा पूरी बात सुनो। सी एग्रीज टू पे टू बी एंड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसने, तो नाउ एस्टॉपल हो गया। अब कल को सी ये नहीं कह सकता कि अरे मैंने कब गुड्स खरीदी थी, मैं नहीं करूंगा। सर ऐसे देखो, L gives to M 20,000 to be given to M. M informs M कि उसका पैसा है, तो बता दिया ना उसने कि भैया तुम्हारे पैसे मेरे पास है, तो ये एस्टॉपल हो जाएगा, और इस केस में हम उसको एस्टॉपल मानेंगे, मतलब अब उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड। ये आसान है। कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन, कोवेनेंट का मतलब होता है शर्त। लैंड तो लैंड होती है बच्चों। तो सपोज कोई जमीन है, प्लॉट है, और उसके साथ में किसी ने कोवेनेंट लगाया हुआ है, कोई कंडीशन लगी हुई है। मिस्टर एक्स की प्लॉट थी, प्रॉपर्टी थी, वो अपनी वसीयत में लिख गए, उन्होंने अपनी विल में लिखा कि ये लैंड जिस किसी के पास रहेगी वह व्यक्ति मिसिज एक्स को 10,000 रुपए महीना देगा। मिस्टर एक्स वॉज ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, विल बनाई, और उस विल में लिखा कि ये जो प्रॉपर्टी है जिस किसी के पास रहेगी वो मिसिज एक्स को 10,000 रुपए महीना देगा। अब उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी उनके बच्चों के पास आ गई। नाउ the children are liable to pay 10,000 per month to their mother. Now the children sold the property and somebody else bought it.
अब उसकी तो माँ है नहीं वो, लेकिन बच्चों देयर इज ए कोवेनेंट रनिंग विद लैंड, बंदा वसीयत में लिख के गया है, और जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो वसीयत की कॉपी भी मिली होगी। भाई उसे क्या मालूम बच्चे ओनर है, वसीयत देंगे तभी तो ओनरशिप प्रूव होगी। तो उसमें साफ लिखा है कि इस पर 10,000 रुपये महीना जो है मिसिज एक्स को देना है, तो बायर को पैसे देने पड़ेंगे। मिसिज एक्स कैन फाइल ए सूट, दो शी इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट शी कैन फाइल ए सूट। सिंपल है। लास्ट है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एजेंट। प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल का एजेंट होता है। एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी और पर्सन से, अनदर पर्सन, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन है? एजेंट, और ये बंदा प्रिंसिपल तो नहीं है, पर लायबिलिटी किसकी होती है बच्चों? प्रिंसिपल की। इफ यू नो, फॉर एजेंसी, फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, द प्रिंसिपल इज बाउंड। एजेंट के कार्यों के लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी है। तो इफ एजेंट डज समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो एज सच तो प्रिंसिपल वो नहीं है बच्चों पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ने ही किया है, सो ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल एनफोर्स भी करा सकता है और लायबल भी होगा। तो मित्रों, ट्रस्ट में बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट अगर राइटिंग में है तो वो फैमिली मेंबर्स जो उसकी पार्टी नहीं है वो भी एनफोर्स करा सकते हैं। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ में फीमेल मेंबर्स कैन डिमांड कि उनकी शादी के एक्सपेंस का प्रोविजन किया जाए। इन केस ऑफ असाइनमेंट, the assignee, that is the person in whose favor rights have been assigned, can enforce the contract though he is not a party to original contract. Estoppel, where you accept some liability and acknowledges, आप स्वीकार करके अपनी स्वीकृति दे देते हो, तो you cannot step back, you have to pay like that. और सर जी 6th पॉइंट था हमारा कि कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। If there is a condition which is attached to some property, so anybody who buys the property is bound by that condition and other person can file a suit. And in case of agency contract, for the contracts entered into by agent on behalf of principal, the principal can enforce that even though he was not a party to the contract. Simple है बच्चों, बहुत आसान। So these are the exceptions of privity of contract. These are the situations when a person who is not a party to contract but still he can file a suit. चलिए, तो बच्चों टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। नहीं कोई चीज़ क्लियर आई है तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, राइट। तो आज बेटा इतना ही रखेंगे, अगली मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्ते, कल मिलेंगे इसी समय पर। धन्यवाद।